प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के जो अंतर है उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनके उदाहरण देखिए हम तो जो जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक है। हमने देखा था जीवाणु की कोशिका का पूरी जो स्टडी की थी वो उसके अंदर देखा ही प्रोकैरियोटिक थी और क्या क्या लक्षण थे, वही लक्षण यहाँ अपन इनको अंतर के रूप में देख रहे हैं। तो जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी। इसी प्रकार उदाहरण में यूकैरियोटिक कोशिका का देखें तो कवक है, फंजाई और प्लांट्स और एनिमल्स की जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक है। इसी प्रकार प्रोटिस्ट है वो भी यूकैरियोटिक है। अब इनकी कोशिका आकार की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनका जो आकार है वो सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म है, 0.1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक इनका जो व्यास है वो इतना होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो इनकी तुलना में बड़ी होती है, 5 से 20 माइक्रोन मीटर का इनका व्यास होता है। प्लाज्मा झिल्ली है वो दोनों के अंदर उपस्थित है। हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक में हमने जीवाणु की जब कोशिका का अध्ययन किया तो उसमें कोशिका भित्ति थी और उसके नीचे प्लाज्मा झिल्ली थी जो रॉबर्टसन का जो मॉडल है उसका जो पालन कर रही थी और वो ही काम यहाँ है। प्लाज्मा झिल्ली का जो कार्य है वो दोनों में ही समान मिलेगा। इसी प्रकार आता है कोशिका भित्ति। अब जो अंतर आता है वो यहाँ आता है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक जो सेल है उनके अंदर कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी हुई थी और वो सुदृढ़ थी और उसके अंदर लिपिड्स थे और एमिनो एसिड थे, वो भी बहुत सारे थे। इसी प्रकार जब यूकैरियोटिक कोशिका में देखें तो प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स में तो जो सेल वाला है वो अनुपस्थित होती है, प्लांट्स में होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। इसी प्रकार जो फंजाई है उनमें काइटिन से बनी हुई होती है। तो ये जो कंपोनेंट है इनकी तुलना में ये कंपोनेंट अलग मिलते हैं। इसी प्रकार अगला आता है कोशिका, सेल ऑर्गेनेल। अब देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अंतर्धर्मी जालिका है वो गोल्जी बॉडी, गोल्जिकार, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और लवक, ये सारे एंड हैं ये झिल्लियुक्त है। और हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार की झिल्ली का कोई कोशिका में नहीं मिलता। तो ये कोशिका में है वो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके अंदर अनुपस्थित होती है। अब इनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका में ही बिल्कुल सुविकसित वेल डेवलप्ड मिलेंगे। उनमें देखें हमारा इनका फंक्शन तो जो अंतर्धर्मी जालिका है उसका काम है जो पदार्थ है उनका परिवहन करना और संश्लेषण करना। इसी प्रकार गोल्जी काय का कार्य है वो संचयन का है और श्रावण का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा उपापचय का काम है। इसी प्रकार लाइसोसोम में जो अपघटन के काम आते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं और पाचन के लिए। प्लास्टिड है तो हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये जो कोशिकाएं थे वो यहाँ अनुपस्थित थे, जबकि यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये सुविकसित थे। अब जो मेन बात आती है वो केंद्र की। अब क्योंकि इनका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोई सुस्पष्ट सुगठित केंद्र नहीं है। केंद्र इसलिए नहीं क्योंकि अंदर केंद्र के बाहर झिल्ली नहीं है, इसलिए उसका जो अंदर का जो पदार्थ है केंद्र द्रव्य है वो बिखरा हुआ है। तो अपनी ये उद्दीपक से केंद्र है तो केंद्र है वो सुगठित नहीं है, जबकि यहाँ सुस्पष्ट सुगठित रूप से केंद्र मिलता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ है और वो भी दोहरी कलर डबल मेम्ब्रेन है। केंद्र के अंदर एक छोटी केंद्रिका वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में होती है और उसका काम होता है राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करना। ये हम आगे देखेंगे कि आरएनए 3 प्रकार के थे, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो उसमें आरआरएनए का संश्लेषण है वो न्यूक्लियोलस में होता है, केंद्रिका में होता है। अब जो केंद्र के अंदर आनुवंशिक पदार्थ की बात करते हैं तो चूंकि केंद्र के बाहर झिल्ली नहीं है इसलिए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है।
तो जो आनुवंशिक पदार्थ है साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, इसके साथ जो डीएनए है उसकी मात्रा कम मिलती है, तो जो गुणसूत्र है वही डीएनए कहलाता है इसीलिए। और वो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, हिस्टोन रहित डीएनए होता है, तो इसको नेक्ड डीएनए भी कहते हैं, नेक्ड डीएनए। और ये अगुणित प्रकार का होता है, हैप्लॉइड एन का होता है। दूसरा, इसकी जो शेप है वो सर्कुलर वलयाकार होती है। तो इस प्रकार का जो डीएनए हो जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई हिस्टोन नहीं है, डीएनए है वो कम है, बिखरा हुआ है, तो इसे को न्यूक्लियोइड कहते हैं। हम यूकेरियोटिक कोशिका में देखते हैं तो जो केंद्र की है थे वो साइटोप्लाज्म में यहाँ बिखरे हुए थे, लेकिन यहाँ झिल्ली से पूर्ण रूप से बंधे हुए हैं, झिल्ली बंद है, और डीएनए है वो अधिक मिलता है, और डीएनए के अंदर जो प्रोटीन हिस्टोन है वो उपस्थित है। ये हैप्लॉइड में और डिप्लॉइड में आपस में रूपांतरित होता रहता है। जो साइज है वो सर्कुलाकार या सर्पिलाकार होती है, इसलिए इनको न्यूक्लियस कहते हैं। अब आता है बात राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स का जो इसमें जो टाइप है वो है 17S, और इसकी दो उप इकाइयाँ बड़ी वाली 50S और 30S उप इकाइयों से ये बनता है। राइबोसोम का काम हमने देखा एक ही प्रोटीन संश्लेषण का काम। अब इसके अंदर 80S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं, जिनमें बड़ी उप इकाई 60S की और छोटी वाली 40S की। इसके साथ साथ 17S राइबोसोम भी मिलते हैं, लेकिन वो कोशिकाओं के अंदर मिलते हैं, जैसे प्लास्टिड है या माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इनके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम भी मिलते हैं। कसाभिका की बात करें, फ्लैजिला छोटी मिलती है क्योंकि इनका साइज ही छोटा है, इसलिए कसाभिका का आकार भी छोटा होगा, और इनका विन्यास है तो 0+2 विन्यास है, और ये फ्लैजिलीन प्रोटीन से बनी हुई होती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में इनका विन्यास 9+2 मिलेगा, और ट्यूबुलिन से बनी हुई, ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है उससे मिलकर ये बनती है और बड़ी होती है इसकी तुलना। अब आते हैं रेप्लिका और माइक्रोसोम। ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित है, जबकि यहाँ उपस्थित है। अगला आता है तारकपार। तारकपार या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित है, इनमें उपस्थित है। अब प्लांट्स की बात करें, ये जैसे उपस्थित है, काम क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में तंतुओं का निर्माण। तो प्लांट्स के अंदर ये नहीं मिलता है। अगला आता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन है वो इसमें सामान्य एक कोशिका है वो दो भागों में टूट जाती है, तो हम कह सकते हैं असूत्री प्रकार का, एमाइटोसिस प्रकार का इनमें सेल डिवीजन मिलता है, जबकि इनमें समसूत्री माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस प्रकार का विभाजन इनमें मिलता है, जिनका हम आगे अलग से अध्ययन करेंगे। अब आता है श्वसन। श्वसन है वो अवायवीय श्वसन होता है, एनारोबिक, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचना नहीं है, इनमें एरोबिक श्वसन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। अगला लैंगिक जनन। लैंगिक जनन है वो वास्तविक रूप से इनके अंदर नहीं मिलता है। वास्तविक जो लैंगिक जनन है वो अनुपस्थित है। कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे तरह के इनमें लैंगिक जनन मिलते हैं, जबकि यहाँ जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं वो उनमें वास्तविक लैंगिक जनन पाया जाता है। अगला आता है हमारा पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। ये इनमें नहीं है। पिनोसाइटोसिस होता है कोशिका के अंदर तरल पदार्थों का प्रवेश करना। इसी प्रकार जब कोशिका के अंदर ठोस पदार्थ जाते हैं तो उनको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो ऐसा इनके अंदर किसी प्रकार का जो ट्रांसफर है वो नहीं होता है, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका है उनके अंदर पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस की क्रियाएं हैं वो उपस्थित होती हैं। तो ये हमारे मुख्य इनके अंदर डिफरेंस है।